गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हमारे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उसकी कैसे डिस्कवरी हुई ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप मेथड से और उनका चार्ज मास रेशियो वो सब हमने देखा था। एक मैंने आपको टेबल बनाने को भी दिया था, जिस टेबल में हमने क्या करना था कि उनकी डिस्कवरी कब हुई, उनके साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया, उनका मास क्या है, चार्ज की मास की रेशियो क्या है उनके ऊपर, तो वो सारा हमने देखना। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि मैं साइंटिस्ट के नाम और ईयर हम डिस्कस करते हैं, बाकी जो चार्ज मास है उनकी वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो मैं आपको ये टेबल आपको यहाँ लिख दूंगी, यू विल क्रॉस चेक इट फ्रॉम देयर। ओके, नाउ अब मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की। यस, वेरी गुड। प्रोटॉन जो है डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टीन ने इन 1919 बाय विद द हेल्प ऑफ एनोड रे एक्सपेरिमेंट एंड प्रोटॉन्स वर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे? जे थॉमसन, वेरी गुड, इन 1897 विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड these are the negatively charged particle जिसका मास कितना था हाइड्रोजन एटम के? yes, 1/183/7 of the mass of the hydrogen atom. Okay, last was the neutron. किसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन? yes, very good, चार्डविक ने in 1932. ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने ये डिस्कवर कर लिए, साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा वो करी एक्सपेरिमेंट्स किए एंड दे डिस्कवर्ड दीज 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब क्या करना है? अब ये 3 चीजों को हमें रखना कहाँ है, कहाँ एटम में आएंगे? जैसे हमने क्या किया, एक स्कूल का ग्राउंड खरीद लिया, ठीक है, स्कूल के लिए बिल्डिंग बनानी है और एक हमने एक जमीन ले ली। अब हमने क्या देखना है, ऑब्वियसली उस स्कूल के अंदर हमने क्लासरूम बनाना है, हमने कंप्यूटर रूम बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, प्रिंसिपल रूम बनाना है, हमें स्टेज बनाना है, प्लेग्राउंड बनाना है। अब इन चीजों को बनाने के लिए कोई ना कोई तो मैप होगा ना, किसी तरीके से तो बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल रूम इतना लास्ट में बना दिया तो सारे जो लोग आ रहे हैं प्रिंसिपल से मिलने, कोई कंप्लेंट है, कोई कुछ चीज है, वो जाके पहले क्लासरूम में घुसेंगे और बोलेंगे कि भैया प्रिंसिपल कहाँ है। तो एवरीथिंग शुड हैव अ प्लेस। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, एक प्लेस होना चाहिए इन तीनों को रखने। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स आए। तो फर्स्ट मॉडल वाज थॉमसन, सेकंड मॉडल था फोर्स एंड थर्ड वाज द बोहर। तो फर्स्ट मॉडल हमारे पास थॉमसन मॉडल था, ये वही थॉमसन है, जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। उसने बोला एटम पोजेसेस अ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप होती है एटम की और जिसका रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। तो ये उसने इस तरीके से शेप दी, हमें स्फेरिकल शेप दी। रेडियस इसका यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक हम रेडियस मापेंगे 10⁻10 मीटर्स, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास की जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है दैट इज this is the negatively charged, this is the negatively charged, negative जो हमारे पास चार्ज है that is distributed evenly। ठीक है, ये हमारे पास हो गया और पॉजिटिव हमारे पास स्फीयर है। नेक्स्ट हमारे पास है मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। मास है जो एटम का वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ना कि यहाँ ये हो गया, ये इधर ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इवनली। ये नहीं है कि यहीं पर ही सारा का सारा मास है, ये यहीं पर ही, ऐसा नहीं है। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर द एटम। ठीक है, अब हमारे पास इसकी एडवांटेजेस क्या थी और इसको उसने नाम दिया इस मॉडल का प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और या वाटरमेलन। जैसे ऐसा लग रहा था कि पुडिंग है, केक बनाया हुआ है और केक के ऊपर ये हमने चेरी टाइप हमने सजा रखी है। तो दिस इज प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन गोल होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर के बीज होते हैं। तो ये बाहर का पॉजिटिव स्फीयर है और अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एडवांटेज क्या थी, इसने एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है कि ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही उस पे नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये जितना पॉजिटिव स्फीयर है उतने ही अंदर क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो गए, तो न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल उसने एक्सप्लेन कर दिया। और लिमिटेशन इसकी क्या थी कि जो आगे आगे मॉडल्स आए, जैसे उसने न्यूट्रॉन्स के बारे में कहा, न्यूट्रॉन्स है कुछ नहीं पता,
ठीक है ना। और उसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रलिटी बता दी, बट स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, एनर्जी नहीं बताई, कुछ भी ऐसा नहीं एक्सप्लेन किया। सो इट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द लेटर मॉडल। तो नेक्स्ट हम इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, तो ये हमने थॉमसन मॉडल देख लिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रदरफोर्ड मॉडल। ओके, स्टार्ट विद द रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल ने हमें क्या बताया कि जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, हाउ दे आर अरेंज्ड इन एन एटम। ठीक है, थॉमसन ने हमें बताया, उसने हमें ड्रॉबैक्स देख लिए कि उसने हमारी स्टेबिलिटी को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या रदरफोर्ड was able to explain the stability and the arrangement of these fundamental particles। तो उसने क्या किया रदरफोर्ड ने, ही डिड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, दिस इज बेसिकली अ व्यू ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाउ ही डिड हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, he a stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed at thin foil of gold। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स डाले कहां से, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल वो आर द मटेरियल्स विच एमिट द रेज देमसेल्व्स। बड़े वो क्या करते हैं, एमिट करने लगते हैं रेज। दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि कहीं पर बॉम्ब का बम्बार्डमेंट होता है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, तो हमने ये कहा कि वहां पर बहुत सारी रेज निकली, बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो थे पार्टिकल्स थे उन बॉम्ब के अंदर, और वो रेज इतनी दूर दूर तक चली जाती हैं और दे देमसेल्व्स एमिट द रेज। उनको ऐसा कोई कंडीशन नहीं चाहिए है, दे देमसेल्व्स एमिट द रेज। अब वो जो रेज एमिट होती हैं, दे कैन बी अल्फा, दे कैन बी बीटा, दे कैन बी गामा रेज। और जो अल्फा रेज होती हैं, दीज आर यू कैन से हीलियम पार्टिकल्स। बीटा रेज जो होती हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज रेज, एंड इसके जो हमारे पास जो सिंबल है दैट इज दिस -1। और गामा जो हमारे पास होता है, गामा रेज आर न्यूट्रल रेज, और ये इसका सिंबल इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो दीज आर द रेडियो एक्टिव रेज। और जो गामा रेज होती हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर मतलब अंदर डालने की, किसी के अंदर हमने जैसे यहाँ पर हमने बॉम्ब रखा है, कोई भी हमने कोई चीज रखी, कोई भी हमने ऐसा एक मटेरियल रखा जो कि रेज को निकाल रहा है, तो अगर गामा रेज होंगी निकलेंगी वहां से, तो दैट पेनिट्रेट्स मोर इनटू आवर बॉडी और इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, तो गामा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है दैट इज मैक्सिमम एंड विच इज मोर देन बीटा, मोर देन गामा। ये हो गया। तो उसने क्या किया, जो रदरफोर्ड था, उसने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, उसमें से क्या निकाले, उसने अल्फा पार्टिकल्स निकाले फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स, और वो किस पे डाल दिए उसने, तो वो किस तरीके से हुआ, हमारे पास ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ठीक है, जिसमें से क्या निकल रहा है, हमारी क्या निकल रही है, अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या रख दी, गोल्ड की फॉयल रख दी। गोल्ड फॉयल थिकनेस कितनी थी उसकी, वेरी लेस थिकनेस, 100 नैनोमीटर्स। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये इसने अरेंजमेंट कैसे दिखा रखा है कि दीज आर द गोल्ड फॉइल्स। ठीक है, दीज आर द गोल्ड फॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली गोल्ड भी क्या है, एटम है। ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये उसने क्या किया, ये गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, दीज आर बेसिकली द गोल्ड पार्टिकल्स। तो गोल्ड पार्टिकल्स ये वाले जितने भी हैं, दीज आर द गोल्ड पार्टिकल्स। तो यहाँ से उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई, किसके ऊपर, गोल्ड पार्टिकल के ऊपर कराई। अब क्या हुआ कि जो अल्फा रेज आई यहाँ से, वो अल्फा रेज या तो सीधी चली गई, या उन्होंने क्या किया कि थोड़े से किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, और या क्रॉस करके डिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, वो बिना क्रॉस करे ही इसको क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो उसने देखा कि बहुत सारी रेज जो है वो सीधी चली जाती है। ठीक है, बहुत सारी रेज क्या चली जाती है, सीधी। अब उसको कैसे पता चला कि रेज जो है वो सीधी जा रही है, हाउ ही केम टू नो अबाउट इट कि सीधी जा रही है। तो उसने गोल्ड फॉइल के चारों तरफ क्या किया, एक क्या लगाया उसने, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। क्या लगा दिया उसने, फ्लोरोसेंट मटेरियल, जैसे कि आपने
टीवी स्क्रीन में भी देखा था, जो थॉमसन ने भी किया था, जो हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था उसमें भी हमने देखा था कि हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया जो कि नॉर्मली उसने यूज किया जिंक सल्फाइड। तो इसके जो चारों तरफ अराउंड उसने क्या कर दिया, गोल्ड फॉइल के स्पेस देके थोड़ा सा सरफेस के साइड में क्या लगाया, अराउंड उसके चारों तरफ फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया जिंक सल्फाइड का। तो जो रेज इसमें से सीधी जा रही है तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगी, इस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करेंगी, और जैसे ही स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियसली वो क्या करने लगेगा, ब्लिंक करने लगेगा। तो जो वो ब्लिंक करने लगा, यहाँ पर स्ट्राइक की, यहाँ पर स्ट्राइक की, यहाँ पर स्ट्राइक की, तो क्या होने लगा, ब्लिंक करने लग गया वो जिंक सल्फाइड, क्योंकि उस पर अल्फा रेज पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो इसकी वजह से उसको पता चला कि जो रेज थी, मोस्ट ऑफ द रेज गोज अनडिफ्लेक्टेड और बिल्कुल सीधी चली गई। तो उससे उसने पता लगाया कुछ डिफ्लेक्टेड हो गई, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई स्मॉल एंगल पे, और कुछ उसने इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखाया कि अंदर से चला गया। तो अब हमें क्या करना है कि उसने रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकले, गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने ये लगाया और अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया, और गोल्ड फॉइल के डिस्टेंस पे उसने थोड़ा सा उसके अराउंड क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। और उसने फिर क्या देखा कि जो रेज है इनकी जो रेज सीधी जा रही है, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही है, सो हाउ दे आर यू कैन से डिफ्लेक्टिंग और हाउ दे आर एक्टिंग रेज जो है वो उसने इसके अंदर देखा। तो दिस इज नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। की मतलब अल्फा रेज क्या कर रही है, स्कैटर हो रही है। स्कैटर होना मतलब फैलना, किस तरीके से फैल रही है वो हम देखेंगे, और वो हमें क्या करना है। अब ये इसने एक्सपेरिमेंट कर लिया, नाउ वी विल कंक्लूड दैट हाउ ही कंक्लूडेड दैट इट हैज न्यूक्लियस, इट हैज स्पेस अराउंड इट, इट हैज ऑर्बिट्स, इट हैज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ये सारी चीजें जो है उसने अभी हम क्या कर रहे हैं इसके कंक्लूजन में देखेंगे कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया कि हाउ द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद वो इसके कंक्लूजन देखेंगे, एंड देन वी विल सी द की पॉइंट्स व्हाट रदरफोर्ड हैज कंक्लूडेड एंड द पॉइंट्स व्हिच वी आर यूजिंग टिल डेट अबाउट दैट। अब हमने देखना है, हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हमने क्या देखे थे कि उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसने देखा अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल से उसने ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास कराए। तो उसके कंक्लूजन्स क्या निकले, most of the atom space in the atom is empty as most of the alpha particles pass through the foil undeflected। वो ये कह रहा है कि बहुत सारी जो रेज थी वो क्या चली गई, सीधी सीधी चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो उसके अंदर जो स्पेस है, देखो इसके अंदर से भी पार्ट जो है यहाँ से भी ये सीधी सीधी, अंदर से भी सीधी सीधी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। दूसरा पॉइंट क्या है, डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल्स मींस देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द एटम। अब क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर, ये तो हमें पता चल गया है कि प्रोटॉन है जो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दीज आर ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये भी हैं, हीलियम एटम भी है, और अंदर की जो है वो प्रोटॉन्स हैं, दे आर ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो गई, रिपल्शन हो गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज अ डिफ्लेक्शन बाय द स्मॉल एंगल। तो ये स्मॉल एंगल से क्या हुआ, इसका डिफ्लेक्शन हो गया। तीसरी चीज क्या कह रहा है वो, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड। जैसे कि थॉमसन ने बोला था, इस तरीके का उसने जो हमें मॉडल दिया था कि यहाँ पर सारा का सारा जो है ये पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वली स्प्रेड है। तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो सारी की सारी रेस किसी स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होती। ठीक है ना, क्योंकि सारी की सारी रेस जो भी यहाँ पर पड़ रही है, जो यहाँ भी पड़ती, जो यहाँ भी पड़ती, सारी की सारी पॉजिटिव अगर जो है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, तो अगर जो भी रेस यहाँ पड़ती तो वो सबका डिफ्लेक्शन होता। बट ऐसा नहीं हो रहा, डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत कम रेस का हो रहा है और बहुत कम एंगल से हो रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड। लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि कैलकुलेशंस बाय रदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। जो कैलकुलेशन उसने की उससे ये पता चला कि
कि जो न्यूक्लियस का स्पेस है, ये न्यूक्लियस है, इसका जो स्पेस है, इसमें जो स्पेस लिया हुआ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल एज कंपैरेटिव टू दी एटम। ये अगर हम न्यूक्लियस मान रहे हैं तो ये इसका डिस्टेंस है और यहाँ से ये रेडियस इसका हो गया एटम का। तो रेडियस ऑफ एटम इज, अगर हम 10⁻⁻10 मीटर अप्रोक्सीमेटली मान रहे हैं, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेरेटिव टू एटम दैट इज 10⁻15 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये समझ में आया कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, कुछ इसमें एम्प्टी स्पेस रखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेरेटिव टू द रेडियस ऑफ द एटम। तो ये उसने मेन पॉइंट्स दिए, डिफ्लेक्शन का उसने मेन, यही रिपल्शन का रीजन डाला उसने, और जो सीधी सीधी रेस चली गई उससे हमें पता चला कि इसमें खाली स्पेस है। तो अब इसने इन पॉइंट्स के और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से देन ही कंक्लूडेड अबाउट द न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स एंड द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम, ठीक है। तो ये कंक्लूजन्स हो गए। आफ्टर दैट वी विल डू द की पॉइंट्स विच वी गॉट फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल। तो अभी तक हमने देखा रदरफोर्ड मॉडल में कि उसने क्या कंक्लूजन्स निकाले अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि कैसे जो है अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन स्ट्रेट जा रहा है। अब उसने हमें फाइनल की पॉइंट्स दिए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट हाउ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। So first point he said that positive charge means protons are moved and the most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region known as nucleus। उसने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटोन। प्रोटोन और जो मास है पूरे एटम का, मास ऑफ द एटम के बारे में अभी हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मास किस पर्टिकुलर फंडामेंटल पार्टिकल की वजह से है। तो वो और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, जिसको हमने बोला था कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस वाज वेरी स्मॉल एज कंपेरेटिव टू एटम, यही बोला था ना हमने। तो वही वो कह रहा है कि एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, उसके अंदर ये दो चीजें हैं। दूसरा पॉइंट था न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट्स। उसने सेकेंड पॉइंट बोला कि जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड है, ऑर्बिट से सराउंडेड है, सर्कुलर पाथ से सराउंडेड है। और उस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं विद वेरी हाई स्पीड। ये वेरी हाई स्पीड का जो है, अभी हम जब ड्रॉबैक्स करेंगे तो इसका या इंपॉर्टेंस हमें समझ में आएगी कि उसने ऐसा क्यों बोला वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तीसरा उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली किसके बीच में होते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। And electrons are negatively charged particles and nucleus contains protons, that means they have positively charged particles. So there is electrostatic force, there are electrostatic forces of attraction between the negatively charged particles and the positively charged particles. That means these two, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस की जब हम बाद में नेक्स्ट क्लास में 12th में या फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हमारे पास आएंगी चीजें, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी जो चीजें हैं वो इसका ये यहाँ पर ये जो चीज, ये जो लास्ट पॉइंट इसने बोला है, इसका काम आएगा कि दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे, की पॉइंट जो उसने हमें बताया। एंड दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू द सोलर सिस्टम, जिसके अंदर ये हमारा क्या है, सन है, जिसके अंदर सारा का सारा यू कैन से मास कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड दीज आर द ऑर्बिट्स, जिसके अंदर क्या है, और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द प्लैनेट्स, जो कि प्लैनेट्स जो है इलेक्ट्रॉन्स की तरह क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। कहाँ पर, अपने अपने फिक्स ऑर्बिट में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता, ये यहाँ नहीं जा सकता, जाएगा, अभी हम उसको भी लेके जाएंगे, बट विद द अमाउंट ऑफ फिक्स एनर्जी विच वी विल गिव एंड वी विल डिस्कस इट लेटर, जो कि रदरफोर्ड ने हमें नहीं बताया कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा। तो अभी हम इसके बाद क्या करेंगे, इनकी ड्रॉबैक्स, what are the drawbacks of the Rutherford experiment or the model. So these are the main key points which we came to know about the structure of atom. Okay. अब हमारा क्या हुआ, रदरफोर्ड के हमने की पॉइंट्स देखे, उसने बता दिया कि हाउ द एटम, द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम. नाउ ही
gave us a very good concept of atomic number and mass number. According to him, atomic number को उसने किससे डिनोट किया? Z से डिनोट किया, और वो किसके बराबर था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर था. और एज वी नो दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मीन्स प्रोटॉन्स, negatively charged particle means electrons. That means number of protons are equal to number of electrons, and which is equal to atomic number. And this is the case in atoms. आयंस क्या होते हैं? आयंस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें पता है कि या तो वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या पॉजिटिवली चार्ज, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स के जो हैं इक्वल नहीं होते. इसीलिए अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे एटॉमिक नंबर की, तो इट शुड बी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. दिस इज वैलिड इन एटम्स एज वेल एज आयंस. ठीक है. दूसरा कॉन्सेप्ट उसने दिया हमें एटॉमिक मास का, तो इस चीज को हमने डिनोट किया ए से, और उसको हमने किसके बराबर उसने रखा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मतलब एटॉमिक मास, मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है? उसने क्या बोला था? मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारे कौन से पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो दैट मीन्स मास शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है? हमारे एटॉमिक नंबर के. तो हमने इसको ए लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमने जेड लिख दिया, और प्लस में हमने निकाल दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के क्या बनता है? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ठीक है. तो एटॉमिक नंबर अगर हमें क्या करना है, अब मैं अगर आपको क्वेश्चन, इसमें से हम एक तो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं. अभी मैं आपको प्रैक्टिस दे रही हूँ जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, प्रोटॉन्स निकालने हैं, या हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. सो वी विल डू सम ऑफ द एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ करा रही हूँ, और 1-2-4 मैं आपको एक्सरसाइज के लिए भी देती हूँ. तो अगर मैंने ये बोला कि मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम निकालते हैं, मैंने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या चलो मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज्यूम कर लिए. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है टोटल किसी में 11. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? इसका एटॉमिक नंबर भी निकालना है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? इसका मास नंबर निकालना है. तो अगर हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर तो हमारे पास कितना हो गया? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो मतलब कितना हो गया? ये 11 हो गया. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 11 है तो एटॉमिक नंबर उसका 11 हो गया. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? मास नंबर निकालना है. तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता हो तो हम मास नंबर निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास पता हो तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं. तो अगर मैंने माना कि एटॉमिक मास मैंने आपको गिवन है, कि एक तो गिवन थी आपको चीज, दूसरी चीज आपको एटॉमिक मास गिवन है. एटॉमिक मास मैंने तुम्हें दे दिया 23. तो अब हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं. तो अब क्या हुआ? एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो इसका मतलब A इज इक्वल टू जेड प्लस एन. ए कितना था हमारे पास? एटॉमिक नंबर 11. जेड कितना है हमारे पास? इट इज गिवन 23 प्लस में एन. ठीक है. समझ में आया? सॉरी, यहाँ पर ये A इज अवर एटॉमिक मास. सॉरी, तो ये 23 हो गया और ये हमारा 11. तो एन हमारे पास क्या निकल गया? 12. तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 12 आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हमें गिवन है, एटॉमिक नंबर इज 11, और एटॉमिक मास जो है वो हमें 23 दे रखा है. तो अब यहाँ से आप आराम से इमेजिन कर सकते हो कौन सा एटम है ये वाला? दिस इज सोडियम. ठीक है. तो सोडियम का हमारे पास ये आ जाएगा Na. तो अब हमें ये क्या करनी है? इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस तो हम नहीं, मैं कहूंगी, बट अभी थोड़े आप 11th क्लास में हो गए हैं, 9th में हम नहीं लर्न कराते हैं, बट नो डाउट 11th क्लास में यू हैव टू लर्न द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स. ओके. तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ और वो हम करेंगे. इसको कोई भी कुछ प्रॉब्लम आती है वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ आफ्टर दैट वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. तो अभी हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा. तो अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किसी भी एटम को करने की, दिस इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, उसका सिंबल है. ऊपर हम लिखते हैं एटॉमिक मास, जो उसका मास नंबर है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
और नीचे जो है हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। दिस कैन बी इन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ भी कई बार हम लिख लेते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो तीन तरीके की चीजें आती हैं एक एटम के अंदर, आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी मच रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस अगर हम दो एटम्स का लिख लेते हैं अलग अलग से, ठीक है, तो हाउ वी कैन कंपेयर, तो हमने क्या दिया है, उनको दो नाम दे दिए हैं कि अगर किसी भी दो एटम का सेम मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट उनका मास नंबर सेम होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यही था ना। तो हमने क्या कहा कि सेम मास नंबर है, ये उसमें सेम है, तो अगर उसका ये डिफरेंट है, ठीक है, अगर ये डिफरेंट है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हो गए, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो गया, बट उनका क्या है, सेम मास नंबर। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर उनका सेम होगा, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको बताती हूँ। आइसोबार्स होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट एटम्स, क्योंकि उनका एटॉमिक मास जो है वो तो सेम है बट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। और जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर्स। सबको पता है ना ये कि एटॉमिक नंबर के ऊपर हमने 10th चैप्टर, हमने जो 5th चैप्टर में 10th क्लास में ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज ऑल अबाउट द एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर्स, अगर हमने एटॉमिक नंबर्स, इसका मतलब सबको डिफरेंट दे रखे हैं, तो अगर किसी के डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, सेम मास नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट एटम्स का होगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम होने का क्या मतलब है कि एटम सेम है, तो दे आर ऑफ सेम एटम्स बट उसका एटॉमिक मास डिफरेंट। तीसरे पॉइंट है, अगर उसका एटॉमिक मास सेम ना, मास नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, दे शो डिफरेंट केमिकल बिहेवियर, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स के अगर हम होंगे तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट केमिकल भी प्रॉपर्टी शो करेंगे। यहाँ पर हमने बात करी दे शो सेम केमिकल बिहेवियर बिकॉज दे आर ऑफ सेम एटम। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास आता है कार्बन का, अगर हम एग्जाम्पल ले तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसका कितना है 7, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। मास नंबर देखो ये भी 14 है और ये भी 14 है, हो गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियो, अगर हम न्यूट्रॉन्स निकालते हैं तो इसके हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसके 7 और इसके कितने आएंगे 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफर कर गए हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंट एटम्स के हो गए। आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें तो ये एक ही एटम का है, जैसे कि हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटॉप्स अवेलेबल है, H11, H12, H13, मतलब एटॉमिक नंबर तो तीनों का क्या है 1, बट एटॉमिक मास एक का 1 है, एक का 2 और एक का 3 है। एक को हम हाइड्रोजन बोलते हैं, एक को हम ड्यूटीरियम बोलते हैं, एक को हम ट्रीटियम बोलते हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नो डाउट डिफरेंट होंगे। इसमें 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें 2 - 1 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 3 - 1 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हो गए और इसका क्या हो गया, मास नंबर भी डिफरेंट हो गया, एटॉमिक नंबर सेम है। तो अगर हाइड्रोजन तो देखो गैस ही रहेगी, अब हमें तो नहीं एटमॉस्फेयर में पता चलता ना कि हाइड्रोजन की फॉर्म में है, ड्यूटीरियम की फॉर्म में है या ट्रीटियम की फॉर्म में है, वी डोंट नो अबाउट इट, नहीं पता है ना हमें। ऐसे ही अगर हम देखें, इसके बहुत सारे और एग्जाम्पल्स है। कार्बन का अगर हम देखें C6 ये वाला आइसोटोप अवेलेबल है और एक हमारे पास ये वाला आइसोटोप अवेलेबल है। तो एटॉमिक नंबर इज सेम 6 बट एटॉमिक मास इसमें 12 है और इसमें 13 है। तो जो नॉर्मल अवेलेबल एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर के अंदर वो हमारे पास ये वाला है। जो C13 वाला है इसकी परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस 0.01% और 99.9% हमारा ये वाला आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली 99%। ये वाला अगर हम आइसोटोप देखते हैं तो इट इज अराउंड 0.2% और बाकी जो रेस्ट थोड़ा सा बचता है वो हमारा ट्रीटियम का है। और ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, न्यूक्लियर प्लांट्स में हम उसको यूज करते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, और अगर आप इसका अगर नहीं याद होते ना तो मैं ये कहूंगी इसको अगर हम हिंदी में देखें बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो इट इज नोन एज समभारिक। समझ आ रही है बात की, समभारिक, सम मतलब समान, इक्वल, भारिक मतलब भार।
और भार किसकी वजह से है? न्यूक्लियस की वजह से है ना। तो भार का मतलब क्या है? मास नंबर सेम है उसका, समझ आई। और आइसोटोप को हम हिंदी में बोलते हैं, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स आर मच मोर इजियर देन हिंदी के वर्ड्स, बट इन दिस केस दिस इज वेरी इजी टू लर्न कि आइसोटोप्स को हम बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या हुआ? उनका स्थान सेम है। स्थान सेम है कि मतलब वही एक ही एटम के हैं। ये हाइड्रोजन तो एक ही जगह पे रहेगा ना, कोई 4 जगह तो इसको नहीं मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही कार्बन एक ही जगह पे रहेगा, कोई 5-4 जगह 3 जगह तो नहीं मिल जाएंगी इसको। तो इनका स्थान सेम है तो मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, इनका भार सेम है तो मतलब एटॉमिक मास सेम है, ठीक है। समझ में आई। अब हमें क्या करना है, आइसोबार और आइसोटोप में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट होमवर्क है इसके अंदर, और एक चीज और छोटी सी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी थोड़ी सी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। एक आपको इसके अंदर क्या होमवर्क है, यू हैव टू राइट 3 or 4 एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स एज वेल एज आइसोबार। तो 3 to 4 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं आइसोटोप और आइसोबार्स के, उनके यूसेज लिखने हैं। हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और ये आपको पता होने चाहिए कि किस आइसोटोप का कहाँ यूज होता है। आयोडीन के वाले का उसका यूज होता है, कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज होता है, फास्फोरस के आइसोटोप का यूज होता है। हिंट मैंने दे दिया है, नाउ यू हैव टू गो थ्रू इट एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। तो आपको ये इसका आइसोटोप और आइसोबार के एग्जाम्पल्स आप खुद लिखेंगे, यू विल इजिली कम टू नो दैट व्हाट आर आइसोटोप्स एंड व्हाट आर आइसोबार्स। नेक्स्ट इसके अंदर बस हमारा लास्ट क्या बचता है कि रदरफोर्ड ने क्या दिया, ड्रॉबैक्स क्या हुए। तो बस अब इसके बाद ये करेंगे और आज की क्लास फिनिश। नाउ वी विल सी द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। Rutherford ने no doubt he gave so much explanation about the structure of an atom, but the main two drawbacks which Rutherford model of the atom has, it did not explain the stability of the atom. Stability कैसे उसने explain नहीं करी ये हम देखते हैं। Stability अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसके बाद हमें वही स्टार्ट करनी है, बट एक जस्ट मैं आपको इनका एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल एंड व्हाट ही टेल्स अबाउट द पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल, पर्टिकुलरली चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये मैक्सवेल हमें क्या बोलता है, चार्ज पार्टिकल जो है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर मोशन में या किसी भी तरीके का अगर मोशन कर रहा है, किसी भी तरीके का अगर मोशन कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। तो जैसे हम ये कहते हैं कि हम चल रहे हैं, ठीक है, हम अपनी बात भी करते हैं, अगर हम चल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम किसी कॉस्ट पे चल रहे हैं, मीन्स हमारा जो अंदर की खाना है, जो हमने खाना खाया हुआ है, जो हमारी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है उसमें, यही बात हो गई ना। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो इट एमिट्स एनर्जी। इसका मतलब अगर वो एमिट कर रहा है एनर्जी तो वो एमिट करता जाएगा, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअसली घूम रहे हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इन देयर ऑर्बिट्स। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअसली घूम रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी का एमिशन हो रहा है। तो अगर कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी का एमिशन हो रहा है तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा, जब हम कह रहे हैं ना कि हम अपनी भी बात करें तो हम थक के बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएगा। तो दैट मीन्स द एटम इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि अगर उसने बोला कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, अब ये वाली जो चीज है ये प्लैनेट्स के ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि प्लैनेट्स आर नॉट दी चार्ज्ड पार्टिकल्स। दिस इज वैलिड ओनली इन द केस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो अगर चार्ज पार्टिकल है वो अगर अपनी जगह पे घूमता चला जा रहा है तो डेफिनेटली वो एनर्जी एमिट करेगा, कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा। और कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी एमिट करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी एनर्जी एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। एक टाइम पे खत्म होने के बाद क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएगा,
तो ऑर्बिट्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा इसका मतलब लास्ट में तो, ठीक है। दूसरा, अगर हम ये माने कि जो हमारे ये चार्ज पार्टिकल हैं ये स्टेशनरी है, हमने मान लिया कि ये नहीं घूम रहे, ये अपनी जगह पे एक जगह पे स्टिल है, इट इज हेयर एंड हेयर ओनली, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर ये स्टेशनरी है तो उस केस में क्या होगा कि देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कैसे? दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर हमारे क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अगर कोई चीज खड़ी हुई है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है, घूम ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर बिटवीन द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, या पार्टिकल्स। जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था आयनिक बॉन्डिंग, जिसमें हमने पढ़ी थी जो आयनिक बॉन्डिंग जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से वो ये कह रहा है कि जो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो क्या होगा, फिर से जो ऑर्बिट्स है वो न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएंगे। तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द रदरफोर्ड। तो स्टेबिलिटी के बारे में उसने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरा पॉइंट क्या था कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज। अब वो ये कह रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अब हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑर्बिट्स, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब जिसका एटॉमिक नंबर कम है तो उसमें हमें 2 ही ऑर्बिट चाहिए, 3 ऑर्बिट चाहिए, 1 ऑर्बिट चाहिए। जिसमें जो एटॉमिक नंबर है ज्यादा है, बड़े हैं जिनका एटॉमिक नंबर, बड़े साइज के एटम्स हैं, उस केस में हमें ऑर्बिट ज्यादा चाहिए। अब ऑर्बिट ज्यादा चाहिए, अब अगर हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 11 प्रोटॉन्स लिए, 11 एटॉमिक नंबर लिया, तो उसको कैसे अरेंज करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 लाना है, यहाँ 2 लगाने हैं, या 11 की 11 ही हम इसमें लगा दें। हाउ? वी डोंट नो अबाउट इट। रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इन द ऑर्बिट एंड अराउंड द न्यूक्लियस। और दूसरा, उसने एनर्जीज के बारे में, रेडियस के बारे में, जैसे इसका ये कितना रेडियस है, ये कितना है, ये जो सारी चीजें हैं, रेडियस है, जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी एनर्जी क्या है, क्या ये फर्स्ट ऑर्बिट इधर आ सकता है, क्या ये इधर जा सकता है, कुछ भी चीज जो है वो इसने एक्सप्लेन नहीं की। तो एनर्जीज के बारे में, रेडियस के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द ऑर्बिट्स, नो डाउट ही गेव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियस and the orbits, and electrons are moving around the orbits, but he did not explain the distribution of the electrons in these orbits। और दूसरा, उसने स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर वो घूम रहे हैं तब भी कोई ना कोई एनर्जी खत्म हो रही है, अगर वो नहीं घूम रहे हैं, नहीं वो तो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। सो दीज 2 पॉइंट्स आर not explained by the Rutherford, and further on more and more theories came। Maxwell ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, उसके बाद हमारे पास आया बोहर्स मॉडल आया, और बोहर्स मॉडल के बाद लास्ट में हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, जिसने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दैट इज अ क्वांटम मैकेनिक्स इज द लास्ट टिल डेट। अभी तक भी हम यही मान के चलते हैं कि जो एटम है वो किसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जीज है, रेडियस है, वो सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दैट इज गिवन